हेलो टीचर्स, मैं हूँ पुष्पा और मेरे यूट्यूब चैनल योर गाइड पुष्पा में आपका स्वागत है। हम लोग यूनिट 3 में पिछले क्लास में खेल से आशय देख चुके हैं और खेल की क्या विशेषता होती है, किस प्रकार से वो बच्चों में महत्व होता है वो देख चुके हैं। अब जो प्रधान शिक्षक की तैयारी के क्रम में जो सिलेबस है हमारा 75 मार्क्स का डीएलएड का टॉपिक, उसमें यूनिट 3 में आज हम लोग का क्लास रहेगा व्यक्तित्व के विकास के विविध आयाम, है ना, और एरिक्सन के सिद्धांत का विशेष संदर्भ। तो आज के क्लास में सिर्फ टॉपिक होगी व्यक्तित्व के विकास के विविध आयाम, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एरिक्स के सिद्धांत के संबंध में, है ना। इरिक एरिक्सन इनका सिद्धांत क्या है वो अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन आज हम लोग का टोटल टॉपिक रहेगा व्यक्तित्व क्या है ना। व्यक्तित्व किस प्रकार प्रभावित होता है, किन किन कारणों से, व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। व्यक्तित्व विकास के विविध आयाम, है ना। हम लोग का आज का टॉपिक यही है, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व का क्या महत्व है, कितने प्रकार का व्यक्तित्व होता है, किन किन चीज़ों से अफेक्टेड होता है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व का अर्थ या व्यक्तित्व की अवधारणा क्या है। जनरली व्यक्तित्व या पर्सनालिटी कहने से आप क्या समझते हैं। किसी पर्सनालिटी, किसी व्यक्ति का क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है, उसका शारीरिक संरचना, उसका व्यवहार और उसका मृदुभाषी होना, ये उसका व्यक्तित्व कहलाता है। तो व्यक्तित्व की परिभाषा हम लोग देखते हैं। व्यक्तित्व की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा। सामान्यतः व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति के रूप, रंग, कद, लंबाई, चौड़ाई अर्थात शारीरिक रचना, व्यवहार तथा मृदुभाषी होने से लगाया जाता है। ये समस्त गुण व्यक्ति के समस्त व्यवहार का दर्पण है। यानी व्यक्ति का संरचना, शारीरिक संरचना, व्यवहार और मृदुभाषी होना ही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। यही उसके व्यवहार का दर्पण कहलाता है। व्यक्तित्व को इंग्लिश में हम लोग पर्सनालिटी कहते हैं, और पर्सनालिटी शब्द का उत्पत्ति जो है वो यूनानी भाषा के शब्द परसोना से हुआ है। परसोना शब्द से पर्सनालिटी शब्द आया है, जो कि यूनानी भाषा है परसोना, और इंग्लिश में यही पर्सनालिटी कहलाता है। और परसोना का मतलब होता है नकाब। यूनानी लोग नकाब या मुखौटा पहनकर मंच पर अभिनय करते थे, ताकि दर्शकगण यह ना जान सके कि अभिनय करने वाला कौन है ना। इसीलिए नकाब या पर्सनालिटी शब्द का आया। रेक्स महोदय के अनुसार से क्या है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का परिभाषा क्या है उनके अनुसार से। तो व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। तो हम लोग समझ गए व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व का शब्द कहाँ से आया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व का प्रकार। व्यक्तित्व जो है वो अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा अलग अलग विचार से भिन्न भिन्न दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको साधारणतः जो मैक्सिमम लोग बांटे हैं वो 3 प्रकार का वर्गीकरण को स्वीकार किया गया है, और उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है मनोवैज्ञानिक प्रकार। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं शरीर रचना प्रकार के आधार पर व्यक्तित्व। शारीरिक यानी कि पहला है शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व। तो ये जर्मन विद्वान क्रेस्मर, है ना, जर्मन विद्वान क्रेस्मर ने शारीरिक रचना को 3 प्रकार बताया। उस प्रकार से व्यक्तित्व जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है शक्तिहीन, यानी कि देखते हुए कुछ व्यक्ति हमेशा लुंज पुंज रहते हैं, शरीर ढीला ढाला रहे, अस्त व्यस्त रहे, तो ऐसे शक्तिहीन व्यक्ति कहलाते हैं, शक्तिहीन व्यक्तित्व वाले। दूसरा होता है खिलाड़ी, जो हिस्ट पुस्ट चुस्ती फुर्ती वाले होते हैं। तीसरा नाटा प्रवृत्ति का व्यक्ति। तो ये 3 हो गया शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व 3 प्रकार का, शक्तिहीन, खिलाड़ी और नाटा। दूसरा आता है समाजशास्त्रीय प्रकार से। तो समाजशास्त्रीय प्रकार से व्यक्तित्व कितना प्रकार का होता है, तो समाजशास्त्रीय प्रकार से व्यक्तित्व जो है वो 6 प्रकार का होता है, और इसको दिया था स्प्रेंगर महोदय ने, है ना। तो दूसरा आता है समाजशास्त्रीय प्रकार से व्यक्तित्व। तो समाजशास्त्रीय प्रकार से व्यक्तित्व यानी समाज में उनके कार्य और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा गया है। जैसे कुछ लोग किस प्रकार के सामाजिक कार्य करते हैं, है ना, समाज में कौन सा कार्य करते हैं और उनकी स्थिति क्या है, उसके आधार पर व्यक्तित्व को बांटा गया है। ये दिया गया है थ्योरी स्प्रेंगर महोदय द्वारा। जहाँ पे शारीरिक रचना के आधार पर दिए थे क्रेस्मर महोदय, वहीं पर समाजशास्त्रीय प्रकार से स्प्रेंगर महोदय ने टाइप्स ऑफ मेन नामक अपनी बुक का नाम क्या है, समाजशास्त्रीय प्रकार का व्यक्तित्व में स्प्रेंगर महोदय का बुक कौन सा है, टाइप्स ऑफ मेन, स्प्रेंगर महोदय का बुक है। और इसमें उन्होंने समाजशास्त्रीय प्रकार से व्यक्तित्व जो है किसी व्यक्ति के कार्य और स्थिति के आधार पे 6 भाग में बांटा गया है। पहला आता है सैद्धांतिक, यानी
किसी खास विचारधारा को लेकर के चलने वाला, जैसे कि गांधी जी सत्य और अहिंसा, उनका सिद्धांत ही था सत्य और अहिंसा पे चलना, तो वो सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्तित्व हो गए। दूसरा, जो व्यक्ति राजनीतिक है या नेता के तौर पर इंटरेस्टेड है काम करने में या उस तरफ का क्षेत्र है, तो राजनीतिक व्यक्तित्व उसका कहलाता है, नेतृत्वकर्ता का गुण कहलाता है। तीसरा आता है आर्थिक, जो व्यक्ति धनाढ्य है, उसका जीवन शैली, रहन सहन, बोलचाल सब उसी प्रकार का धनाढ्य टाइप का होता है, तो आर्थिक व्यक्तित्व उसका झलकता है। चौथा है धार्मिक, पूजा पाठ कराने वाले या धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, दयालु और किसी लोगों का मदद करने वाले, ये सब धार्मिक प्रवृत्ति के आते हैं। पांचवा आता है सामाजिक प्रवृत्ति व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं, वो समाज में क्या हो रहा है, क्या बदलाव होना चाहिए, समाज में किस तरह की कार्य किया जाए कि आगे जा कर के वो फलीभूत होगा, और समाज में एक दूसरे की सहायता से कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए, इस पर विचार करने वाले व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। छठा होता है कलात्मक, जो कला प्रेमी होते हैं, नृत्य हो गया, डांस, म्यूज़िक, है ना, ड्राइंग, स्विमिंग, यानी किसी न किसी कला से संबंधित व्यक्ति होते हैं, तो उनको बोला जाता है कलात्मक प्रवृत्ति व्यक्तित्व वाले लोग। तो समाजशास्त्रीय प्रकार में व्यक्तित्व में आता है, स्प्रेंगर महोदय के टाइप्स ऑफ मेन नामक बुक में 6 व्यक्तित्व का प्रकार दिया गया है। सैद्धांतिक व्यक्तित्व, राजनैतिक व्यक्तित्व, आर्थिक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व और कलात्मक व्यक्तित्व। अब अगला आता है मनोवैज्ञानिक प्रकार, है ना। मनोवैज्ञानिक प्रकार में मनोवैज्ञानिकों ने लक्षण के आधार पर व्यक्तित्व, जो लक्षण है उसका विशेषता है, कुछ लोगों का गुण देख करके बांटा गया है। 2 तरह का होता है मनोवैज्ञानिक के आधार पे, एक होता है अंतर्मुखी, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोवर्ट, है ना, और दूसरा आता है एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी, और इसी में दोनों का मिश्रित जो है उभयमुखी कहलाता है। तो मनोवैज्ञानिक के आधार पे कितना प्रकार का होता है व्यक्तित्व? 2 प्रकार का, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, दोनों का मिला जुला रूप उभयमुखी। अब हम लोग देखते हैं पहला अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी मनोवैज्ञानिक में हम लोग पहला अंतर्मुखी व्यक्तित्व समझते हैं। अब जान रहे हैं कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो है अपना किसी भी गुण को बाहरी प्रकट नहीं करता है, बाहरी रूप से प्रकट नहीं करता है। अंदर में वो चिंतनशील रहता है किसी चीज़ को लेकर और अपने ही ओर केंद्रित रहता है। उसका लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्ति आदि बाह्य रूप में प्रकट नहीं होती हैं, इसीलिए इसको अंतर्मुखी कहा जाता है। इसका विकास बाह्य रूप में न होकर आंतरिक रूप में होता है। तो अंतर्मुखी मतलब जो अंदर की तरफ हो, अंदर की ओर, अपनी ही ओर केंद्रित हो, बाह्य रूप में अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाता है स्वाभाविक रूप से, उसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति कहते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं होती है उसको देखते हैं। इसका पहला विशेषता होता है ये एकाकी होते हैं, है ना, ये लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग बाह्य जगत की वस्तुओं से कम अनुराग रखते हैं, मतलब कि उनका कपड़ा का पहनावा ओढ़ावा हो गया, रहन सहन हो गया, तो ये सब चीज़ में बहुत कम दिखावा पसंद करते हैं ना। वो मतलब कि कैसा भी कपड़ा पहन लिए चलेगा, कैसे भी रह लिए चलेगा, वैसा सिद्धांत में, मतलब कि आंतरिक चीज़ पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाहरी चीज़ से कम लगाव होता है। तीसरा आता है ये कर्तव्य परायण होते हैं, अपने काम को लेकर हमेशा सजग रहते हैं, समय के पाबंद होते हैं, समय का सदैव ध्यान रखते हैं अंतर्मुखी लोग। तो इनकी विशेषता होती है कि कर्तव्य परायण होना और समय का सदैव ध्यान रखना। फोर्थ, हमेशा ही चिंताग्रस्त होते हैं। अब चूँकि कर्तव्य परायण होते हैं तो हर समय अपने काम को लेकर ही सोचते रहते हैं, अपनी वस्तु और अपने कष्टों को लेकर हमेशा सजग रहते हैं, तो ये चिंताग्रस्त भी रहते हैं। 5th नंबर पॉइंट आता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व के विशेषता का, ये व्यवहार कुशल नहीं होते तथा हंसी मजाक एवं व्यर्थ के छलों आदि में नहीं फंसते। ये व्यवहार कुशल नहीं होते, यानी ज़्यादा लोग को कैसे रेस्पेक्ट करना है, क्या करना है, बहुत ज़्यादा किसी का अवभागत करना चतुराई से, तो ये चीज़ इनमें नहीं होता। हंसी मजाक करना, व्यर्थ के वाद विवाद पढ़ना, इनकी ऐसी विशेषता ऐसी नहीं करते हैं, इसलिए इनका एक विशेषता है कि व्यवहार कुशल नहीं होते हैं। 6 आता है युंग एक शिक्षा शास्त्री, उन्होंने कहा कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व को विचार प्रधान 4 भाग में बांटा गया है। युंग ने 4 भाग में बांटा है अंतर्मुखी व्यक्तित्व को, विचार प्रधान, भाव प्रधान, तर्क प्रधान एवं दिव्य दृष्टि प्रधान। आप समझ रहे हैं, जिसका विचार प्रधान होगा अंतर्मुखी व्यक्ति में, कोई किसी भावुक ज़्यादा होगा तो भाव प्रधान हो गया। तर्क प्रधान यानी ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है तो क्यों करना है, तो ये सारी बात जो तर्क करता है उसको तर्क प्रधान माना जाता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व को दिव्य दृष्टि प्रधान, यानी हर चीज़ को अनुमान के आधार पर उसके लू लक्षण को देख करके वो समझ जाता है, तो उसको दिव्य दृष्टि प्रधान कहा जाता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व को। अगला आता है 7th नंबर पॉइंट, अच्छे, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वो अच्छे लेखक होते हैं। लिखने में वो काफ़ी समझदार होते हैं, काफ़ी अच्छा लेखनी रहता है, लेकिन अच्छे वक्ता नहीं होते हैं, क्योंकि चिंतन का धारातर प्रबल होता है। केवल ये सोचते ज़्यादा है, इसलिए लिख सकते हैं लेकिन बोलने में धारा प्रवाह बोल नहीं सकते हैं। 8th आता है ये स्वयं के लिए चिंतनशील रहते हैं, स्वयं के लिए हमेशा परेशान रहते हैं और शांत मुद्रा में रहते हैं, गंभीर रहते हैं। 9 पॉइंट आता है ये भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं और आत्मोद्धार हेतु लीन रहते हैं। बता चुके हैं कि भाव प्रधान होते हैं, तर्क प्रधान होते हैं
और खुद में ही चिंतन करने के कारण ये खुद का उद्धार कैसे किया जाए, यदि निम्न स्तर के भी हैं तो कैसे श्रेष्ठ बना जाए अपने कर्म के द्वारा, ये इसमें लगे रहते हैं। 10 नंबर पॉइंट, ये प्राय प्रतिक्रियावादी होते हैं और यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं, है ना। यानी कोशिश करते हैं जो वास्तविकता है, जो उस तरह का उनका स्वभाव है उसके अनुसार से अपने वास्तविकता को ढाल लें, यानी प्रतिक्रियावादी होते हैं ये। अब अगला हम लोग देखेंगे बहिर्मुखी व्यक्तित्व से चलते हैं। ठीक, इनकी ये कुल मिलाकर 10 पॉइंट हुआ हमारा अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता। अब देखते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व को। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व जिसमें व्यक्ति का रुचि जो है वो बाह्य जगत में ज़्यादा होता है, यानी बाहरी चीज़ों से ज़्यादा उसको अटैक करता है, दूसरों का विचार, दूसरों की भावना, है ना, और वे अपने विचार और भावना को एक तरह से कहें तो स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं। वे संसार के भौतिक और सामाजिक लक्ष्यों में विशेष रुचि रखते हैं, है ना। इनको फिजिकल चीज़, ये कपड़ा, ये खेल, ये इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं बाह्य व्यक्तित्व वाले लोग, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग, और सामाजिक लक्ष्यों में भी विशेष रुचि रखते हैं। अब देखते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोगों की क्या विशेषता होती है। तो पहला पॉइंट आता है, ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं तथा प्रशंसकों से घिरे रहने की कामना करते हैं, यानी कि इनका विशेषता होता है कि हमें हमेशा खुश रहेंगे और चाहेंगे कि लोग इनके आसपास मौजूद रहें, लोग आसपास इनके घिरे हुए रहें। दूसरा पॉइंट आता है कि इनकी कार्य कुशलता की मात्रा अंतर्मुखी से अधिक होती है, ये ज़्यादा काम करते हैं, कार्य कुशल होते हैं अंतर्मुखी के कंपेयर में। थर्ड पॉइंट आता है, वातावरण के साथ आसानी से अनुकूलन कर लेते हैं, जिस तरह का माहौल है उस तरह के अनुसार से आसानी से अडेप्ट कर लेंगे खुद को। फोर्थ, ये विचार प्रधान और व्यवहार कुशल होते हैं तथा निर्णय भावों के अनुरूप ही लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है, बाह्य क्रियाओं की ओर संवेदनशील होते हैं, जो भी बाहरी क्रिया है उसकी ओर ज़्यादा संवेदनशील रहेंगे। 6 नंबर पॉइंट, आत्मचिंतनशील नहीं होते, ज़्यादा विचार नहीं करते हैं, परंतु सभी के विचारों के आधार पर अपना विचार प्रकट करते हैं। अपना कोई इनका विचार नहीं होता है, लेकिन दूसरे लोग जो विचार कर रहे हैं उसके आधार पर ये अपना विचार प्रकट करेंगे। 7 नंबर पॉइंट, स्वयं की पीड़ा या परिस्थिति की चिंता नहीं करते, वह चिंता मुक्त होते हैं, है ना। ये किसी परिस्थिति के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते हैं, इसलिए ये चिंता मुक्त रहते हैं। 8 नंबर पॉइंट आता है, ये धारा प्रवाह बोलने वाले होते हैं, ये कंटिन्यू, यानी कि जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं जब एक बार बोलना शुरू करेंगे तो धारा प्रवाह बोलते हैं। अब हम लोग देख चुके हैं यहाँ के अंतर्मुखी व्यक्ति जो है लेखक बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो चिंतनशील होते हैं, और जबकि बहिर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं धारा प्रवाह बोलते हैं। तीसरा जो व्यक्तित्व का प्रकार होता है वो है उभयमुखी व्यक्तित्व, यानी कि दोनों का मिक्सचर। तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो दोनों का सम्मिश्रण होते हैं, उन्हें उभयमुखी या विकासोन्मुखी कहते हैं। इस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गुण के कारण उनके दृष्टिकोण में अंतर पाया जाता है ना। इसमें व्यक्ति जब अलग अलग होगा, गुण उनका अलग अलग होगा, तो उनके दृष्टिकोण में भी अंतर पाया जाता है। इनके दृष्टिकोण का अध्ययन कर हम इनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में विकास करने का प्रयास कर सकते हैं तथा परिवार में माता पिता तथा विद्यालय में शिक्षक से उचित मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो ये उभयमुखी व्यक्तित्व वाले जो बच्चे होते हैं उनमें दोनों तरह का, यानी विकासोन्मुखी, ये विकास ज़्यादा करते हैं क्योंकि इनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार का गुण पाया जाता है। अब हमारा व्यक्तित्व का प्रकार हम लोग देख लिए, व्यक्तित्व क्या है देख लिए हैं। अब हम लोग को जानना जरूरी है कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है, पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी कैसे एक दूसरे में डिफरेंस होता है, क्या है ये चीज़, तो इसको देखते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता वर्ड से ही बहुत क्लियर है कि जब दो बालक भिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्नता व्यवहार करते हैं, है ना। अलग अलग समानताएं भी हैं लेकिन फिर भी अलग अलग व्यवहार करते हैं, तो इसी चीज़ को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। जैसे एक ही माता पिता के 2 संतानों में या एक ही परिवार के 2 बच्चों में अलग अलग गुण पाया जाता है। सेम परिवार से आ रहे हैं, समान खाना, समान रहन सहन, सामान्य बोलचाल है, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार में अंतर पाया जाता है। तो यही चीज़ कहलाता है व्यक्तिगत भिन्नता, और यही व्यक्तिगत भिन्नता समाज के लिए उपयोगी भी होता है। तो जब 2 बालक भिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्नता व्यवहार करते हैं तो व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। यहाँ व्यक्तिगत भिन्नता से जो अभिप्राय है उसमें व्यक्ति का केवल व्यक्तिगत भिन्नता ऐसा नहीं है कि शरीर से ही भिन्नता हो सकता है, शरीर में अलगाव हो सकता है, नहीं, बल्कि उसके जैविक स्तर के साथ साथ उसके मानसिक स्तर में उसके सोचने विचार करने, उसके सांस्कृतिक पहलू, उसका संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। यानी चारों पक्षों में बोले जो व्यक्तिगत भिन्नता है, हर पर्सन टू पर्सन, हर बालक से बालक वेरी करता है, उसका जैविक भिन्नता, उसका मानसिक विचार भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता और संवेगात्मक अंतर।
तो ये व्यक्तिगत भिन्नता हुआ। भिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्नता का व्यवहार करना, है ना। अब अगला आता है इसके बारे में जो शिक्षा शास्त्री, दो शिक्षा शास्त्री का जो प्रमुख कथन है जो जानना या याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो है स्किनर महोदय का। स्किनर महोदय के अनुसार से व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है ना। वो टोटल और क्या कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक, कोई भी पहलू, है ना। तो संपूर्ण व्यक्तित्व किसी भी मामले में व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंस होना तय है, सेम टू सेम होना हो ही नहीं सकता है ना। तो ये चाहे वो उसके जैविक स्तर पे हो, मानसिक स्तर पे हो, सांस्कृतिक स्तर पे हो, संवेगात्मक स्तर पे हो, किसी भी स्तर पे वो अलग होता है। ये स्किनर महोदय का कहना है कि व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का, पूरे व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। टायलर के अनुसार से, टायलर महोदय का कहना है शरीर के आकार, स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचि, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। यानी डिफरेंट वे में, डिफरेंट उसके ज्ञान के आधार पे, उसकी रुचि के आधार पे, अभिवृत्ति के आधार पे, उसकी बुद्धि के आधार पे, उसकी शारीरिक क्षमता के आधार पे भी व्यक्तिगत भिन्नता को काउंट किया जाता है, टायलर महोदय का कहना है। स्किनर महोदय का कहना था कि संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है ना। और टायलर महोदय का कहना है बुद्धि, क्षमता, अभिवृत्ति, ये सब के द्वारा व्यक्तित्व के अभिलक्षणों का माप किया जा सकता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का टर्म है। अब हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के प्रभावी कारक, कौन कौन से कारक पे किसी व्यक्ति का मतलब अलग हो जाता है। एक बच्चा दूसरे बच्चा से अलग हो जाता है, एक भाई बहन भी दूसरे में अलग हो जाते हैं। तो या फिर कोई भी बालक एक दूसरे से अलग होता है, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि वंशानुक्रम सेम है, यदि माता पिता सेम है, फिर भी बालक अलग होता है तो उसका अलग फैक्टर होता है। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी बालक एक दूसरे से अलग होता है तो इसका क्या कारण है। तो जो उसके कारण सीखने की, उसकी बुद्धि, व्यक्तित्व, इन सब चीज़ को प्रभावित करता है। तो पहला होता है वंशानुक्रम, है ना। वंशानुक्रम में वे सभी जीन्स सम्मिलित होते हैं जो एक बालक को उसके माता पिता से गर्भधारण के समय प्राप्त होते हैं। वंशानुक्रम एक प्रकार की वंश परंपरागत शक्ति है जिसके द्वारा माता पिता और पूर्वजों के गुण नवनिर्मित शिशु में स्थानांतरित होते हैं, चाहे उसका शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का गुण स्थानांतरित होता है ना। बच्चे की लंबाई चौड़ाई उसके माता पिता पर निर्भर करती है ना। उसका मानसिक गुण जो है उसके माता पिता पर निर्भर करता है, वो भी जेनेटिकली उसके माता पिता और उसके पूर्वजों से वो गुण उसमें आता है। तो व्यक्तित्व उससे भी निर्धारण होता है वंशानुक्रम से। सेकेंड पॉइंट आता है वातावरण, यानी कि इन्वायरमेंट। अब यदि व्यक्तिगत भिन्नता का दूसरा जो मेन फैक्टर होता है ये इन्वायरमेंट ही होता है। तो व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में निवास करता है ना। ये इसको उदाहरण कैसे आप समझ सकते हैं, एक तोता वाली स्टोरी यदि पढ़े होइएगा या अपने टीचर्स से सुने होइएगा तो वो आपको ध्यान होगा कि दो तोता था, एक ही माता पिता से जन्म लिया, लेकिन एक जो है सो साधु संतों के टोली में रहने लगा, गिर गया था, और एक जो है सो चोरों की टोली में गिर गया। तो चोरों की टोली में गिरने वाला जो तोता था वो हमेशा मार काट की बात करता था, और जो साधु की टोली में रहने वाला था वो हमेशा दूसरों की भलाई और राम राम रटता था। तो यही चीज़ होती है वातावरण का प्रभाव का, है ना। जैसे व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में रहेगा वो उसी प्रकार का बन जाएगा। उसका व्यवहार, उसका रहन सहन, उसका आचार विचार, ये सारा चीज़, जैसे कि उसका व्यवहार जो है उसी अनुरूप हो जाएगा। दुष्ट प्रवृत्ति का है, दुष्ट प्रवृत्ति के वातावरण में रहता है तो उसी के प्रवृत्ति से हमेशा दूसरों की बुराई करना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, यही सब चीज़ का विचार रखेगा। उसका रहन सहन उसी स्तर का रहेगा, उसका आचार विचार जो रहेगा वो उसी प्रकार का रहेगा। अतः वातावरण भी बच्चों के, बालक के भाग्य को तय करता है, या कह सकते हैं कि उसके व्यक्तित्व को तय करता है। अतः विभिन्न सामाजिक वातावरण में निवास करने वाले जो व्यक्तियों में भिन्नताओं का होना स्वाभाविक है। यही बात भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के विषयों में भी कही जा सकती है ना। भौतिक वातावरण, अब बच्चा मान लीजिए कि प्रदूषण युक्त वातावरण में रह रहा है जहाँ पे बहुत धूल गर्दा है ना, डस्ट है, तो वैसे वातावरण में बच्चा निश्चित है कि स्वाभाविक तौर पे वो उसी प्रदूषण का आदी हो जाएगा, है ना। यदि साफ़ सुथरे माहौल में या खुले वातावरण रहने का आदी है तो उसको वही वातावरण पसंद आएगा, हमेशा स्वतंत्र ये रहेगा। और सांस्कृतिक वातावरण के विषय में भी कह सकते हैं कि बच्चा जिस प्रकार की संस्कृति में पला बढ़ा है उसी को वो फॉलो अप करता है ना। तो केवल वो शारीरिक बात ही नहीं, मानसिक बात ही नहीं, बल्कि भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण भी बच्चे के लिए उतना ही महत्व रखता है व्यक्तित्व के निर्माण में।
तो वातावरण का कारक शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त वातावरण के अभाव में शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का सामान्य विकास संभव नहीं है। जो वंशानुक्रम और वातावरण के बाद जो तीसरा फैक्टर है बच्चे का, वो होता है उसका उम्र, है ना, आयु और बुद्धि। अब उम्र के साथ ही किसी बच्चे में बुद्धि भी आती है। कम उम्र के साथ निश्चित है, यदि हम 3 साल के बच्चे के साथ यदि बिहेव करें कि नहीं वो 6 साल का बिहेव करे, या 4 साल के बच्चे के साथ बिहेव करे कि वो 8 साल के जैसा रिएक्ट करे, तो वो संभव नहीं है। तो व्यक्तिगत आयु व बुद्धि, व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण आयु और बुद्धि भी है। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसीलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। अलग अलग बालक में अंतर भी मिलता है आयु के अनुसार से। कोई बालक ज़्यादा किसी चीज़ को प्रतिभाशाली होता है और कोई मूड बना रहता है। तो बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूड बनाकर अंतर को स्पष्ट रेखा खींच देती है। 4th नंबर पॉइंट आता है लिंग भेद। व्यक्तिगत भिन्नता का एक महत्वपूर्ण जो कारक होता है लिंग भेद भी है। इसी भेद के कारण बालक और बालिकाओं की शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास की कार्य क्षमता में अंतर मिलता है। कोई बालक जो है लिंग भेद के कारण, जैसे लड़कियों का शरीर कोमल होता है जबकि लड़कों का शरीर, तो अब हम लोग देख रहे थे लिंग भेद के बारे में, है ना। तो जैसे कि लड़कियां जो है सो मैथ्स और साइंस में उतना इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, लेकिन बालक जो होता है गणित और विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं। लेकिन गर्ल्स का जहाँ तक होता है, गर्ल्स का राइटिंग और भाषा जो होता है, सुंदर हस्तलेख में बालकों से आगे होते हैं। तो ये चीज़ यानी कि कह सकते हैं बालक और बालिकाओं की शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास की कार्य क्षमता में अंतर मिलता है। स्किनर का विचार है कि बालिकाओं में स्मृति योग्यता अधिक तथा बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। स्किनर महोदय क्या कहें, बालिकाओं में स्मृति योग्यता अधिक और बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। बालक गणित और विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं, जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में बालकों से आगे होती हैं। बालकों पर सुझाव का कम प्रभाव पड़ता है पर बालिकाओं पर अधिक। इस प्रकार व्यक्तिगत भिन्नता के अनेक कारक है, और जहाँ तक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रश्न है, तो इसकी भिन्नता के कुछ अन्य कारण भी प्रमुख है ना। हम लोग 4 कारण अभी देखें। पहला कारण था वंशानुगत, दूसरा था वातावरण, तीसरा हमारा क्या था, आयु और बुद्धि, और चौथा था लिंग भेद। तो चलिए ये चीज़ हम लोग का भी खत्म हो गया। बालकों की यानी कि एक तरह से हम लोग का खत्म हो गया व्यक्तित्व वाला। अब हम लोग देखेंगे एरिक्सन का सिद्धांत के बारे में। तो व्यक्तिगत भिन्नता का और क्या क्या कारण, एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। तो गैरिसन ने लिखा है, बालकों की भिन्नता के श्रेष्ठ कारणों में प्रेरणा यदि बच्चा को मिलता है, बुद्धि मिलता है, परिपक्वता आता है और वातावरण संबंधी उद्दीपन में विचलन होता है, तो भी बालक में के व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक व्यक्तित्व के बारे में। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। एरिक्सन का जो व्यक्तित्व संबंधी क्या विचार है उसके बारे में देखेंगे। यदि क्लास आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एरिक्सन का व्यक्तित्व विकास संबंधी थ्योरी के बारे में पढ़कर। थैंक यू।